तहव्वुर राणा ये वो शख्स है जिसने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों की साजिश रची। इसी तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान की धरती में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी तक मुंबई पर अटैक करने के लिए सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इसी तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली को रेकी करने के लिए भारत भेजा। यही तहव्वुर राणा मुंबई हमलों में मारे गए 166 लोगों का गुनहगार है। इसे अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। अब इंसाफ होगा। इसे वैसे भी सजा मिलेगी जैसे मुंबई पर हमला करने वाले 10 हमलावरों में से एक आमिर अजमल कसाब को मिली थी। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण नरेंद्र मोदी की सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तहव्वुर राणा को एनआईए ने अपने हेडक्वार्टर में कस्टडी में रखा है। फिलहाल राणा को यहीं से कोर्ट लाया ले जाया जाएगा। राणा के भारत प्रत्यर्पण का मिशन एनएसए अजीत डोवल को मोदी सरकार ने सौंपा था। दिसंबर 2011 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें तहव्वुर राणा को 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी बताया। चार्जशीट में तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के साथ साथ 6 और लोगों को भारत में अटैक का प्लान बनाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने का चार्ज लगाया गया। चार्जशीट में 134 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, 210 दस्तावेज और 106 ईमेल को सबूत के तौर पर शामिल किया गया। चार्जशीट में शामिल 106 ईमेल में एक हेडली की पत्नी का भी था जिसमें उसने हेडली को ग्रेजुएशन के लिए बधाई दी और कहा था कि उसने मुंबई हमले का टेलीकास्ट देखा। एनआईए ने अपनी पड़ताल में जिन ईमेल्स को एक्सेस किया उससे पता चला है कि 26/11 के हमलों से पहले डेविड हेडली और तहव्वुर राणा लगातार संपर्क में थी। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि तहव्वुर राणा 2005 में लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी के एक ऑपरेटिव के तौर पर हमलों की साजिश का हिस्सा बना था। वो पाकिस्तान में मौजूद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के साथ करीबी तौर पर काम कर रहा था और तहव्वुर राणा ने ही हेडली को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल हेल्प की। राणा ने ही हेडली को पहले से तय किए गए टारगेट्स की रेकी करने और दूसरे ठिकानों की तलाश का काम सौंपा था। सवाल यह है कि तहव्वुर राणा कनाडा में था तो आखिर वो अमेरिका की एफबीआई की गिरफ्त में कैसे आया? इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 2009 को जब शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफबीआई के हत्थे चढ़ता है डेविड कोलमैन हेडली। ये पहली बार नहीं था जब हेडली को एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी हेडली को ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए एफबीआई ने अपनी गिरफ्त में लिया था। दरअसल हेडली की एक आदत थी, वो जब भी कानून के फंदे में फंसता था तो सजा कम कराने के लिए सरकारी गवाह बन जाता था या एफबीआई का इन्फॉर्मर बन जाता था। जब 9 अक्टूबर 2009 को हेडली गिरफ्तार हुआ तब भी उसने यही किया। एफबीआई ने हेडली से पूछताछ शुरू की तो हेडली ने मुंबई हमलों समेत कई टेरर अटैक्स में शामिल होने का गुनाह कबूल कर लिया। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा का कच्चा चिट्ठा एफबीआई के सामने खोल दिया और उगल दिया अपने दोस्त तहव्वुर राणा का नाम। हेडली ने तहव्वुर राणा के सारे पाप एक एक कर एफबीआई के सामने रख दिए। हेडली की निशानदेही पर एफबीआई को जरा भी वक्त नहीं लगा और तहव्वुर राणा को भी अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में ही गिरफ्तार कर लिया गया। हेडली ने एफबीआई को बताया, मैंने लश्कर और तहव्वुर राणा के कहने पर मुंबई की रेकी की। मैं पुणे गया जहां मैंने पहले ओशो के आश्रम की रेकी की, लेकिन मुझे धमाके के लिए सबसे सही जगह ओशो आश्रम के पास जर्मन बेकरी लगी जो इजराइल मूल के यहूदी लोगों के शेबेड हाउस के पास ही थी। जुलाई 2008 में जब मैं पुणे से वापस आ रहा था तब तक मेरे टारगेट क्लियर हो चुके थे। मैं तय कर चुका था कि हमलों के लिए दक्षिण मुंबई के इलाके और पुणे की जर्मन बेकरी ही सबसे सटीक ठिकाने होंगे। हेडली ने एफबीआई की पूछताछ के दौरान एक और नाम लिया, राहुल भट्ट। हो सकता है कि आप राहुल भट्ट से परिचित ना हो, लेकिन उनके पिता को जरूर जानते होंगे।
फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर महेश भट्ट। डेविड कोलमैन हेडली से शिकागो कोर्ट के अटॉर्नी पैट्रिक डब्ल्यू ब्लेगिन ने कुछ सवाल किए। उन्हीं सवालों के जवाब में हेडली ने राहुल भट्ट का नाम लिया। हेडली ने कोर्ट को बताया कि तहव्वुर राणा महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को लेकर एक बॉलीवुड फिल्म बनाना चाहता था। हेडली ने बताया कि तहव्वुर राणा के कहने पर वो मुंबई रेकी के लिए पहली बार 2006 के सितंबर महीने में मुंबई पहुंचा। हेडली ने मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की ब्रांच शुरू की, जिसका काम था अमेरिका में काम करने वाले लोगों को वीजा दिलाने में मदद करना। ये वही कंपनी है जिसे तहव्वुर राणा ने शुरू किया था। हेडली ने नेटवर्किंग के लिए मुंबई में 5 फिटनेस हेल्थ क्लब ज्वाइन किया। यहां उसकी मुलाकात शिवसेना के एक मेंबर विलास वरक से हुई। विलास के जरिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से मिला। राहुल भट्ट ने एस हुसैन जैदी के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था हेडली एंड आई। किताब में लिखा है, हेडली के बारे में सबसे पहले एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, वो थी उसकी आंखें। उसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी हरी। उसका लहजा दोस्ताना था। मुझे उसके हाथों की मजबूत और आत्मविश्वास से भरी पकड़ ने प्रभावित किया था। वो काला चश्मा लगाए हुए था जिसे बाद में उसने उतार दिया था। उसके सिर पर एक टोपी थी और वो हॉलीवुड के अभिनेता स्टीव सीगल की कार्बन कॉपी लगता था। उसने मुझे बताया था कि वो भेलपुरी और पानी पूरी का दीवाना है। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों के करीब एक साल बाद राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान भी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया। राहुल भट्ट ने बताया कि डेविड से मेरी मुलाकात एक जिम में हुई थी। मैं वहां बतौर फिटनेस इंस्ट्रक्टर काम करता था। एक कॉमन फ्रेंड था विलास वरक, जिसने ये कहकर मुझे डेविड से मिलाया था कि वो मुझसे फिटनेस ट्रेनिंग लेना चाहता है। फिर हेडली से मेरी दोस्ती हो गई। हेडली टूरिस्ट बनकर दिल्ली भी गया, जहां उसने नेशनल डिफेंस कॉलेज की भी रेकी की। कारे सोरेनसन ने डेविड हेडली पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द माइंडसेट ऑफ अ टेररिस्ट, जिसमें सोरेनसन ने जिक्र किया है कि हेडली मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फैशन शो देखने गया था। सोरेनसन ने लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी उसने अपने निशानों की सूची में शामिल कर लिया था। उसने गेटवे ऑफ इंडिया और पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें भी ली थी। उसने मुंबई से ही हमले में शामिल होने वाले 10 लोगों के लिए बैकपैक खरीदे थे। जब एफबीआई ने तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू की तो राणा ने भी ये सारी बातें एफबीआई को बताई। राणा ने एफबीआई के सामने बयान दिया कि मुझे और हेडली को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मेजर इकबाल से निर्देश मिलते थे। राणा ने एफबीआई की पूछताछ में अपने जिन गुनाहों को कबूल किया, उसी आधार पर अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 3 मामलों में आरोपी बनाया और उस पर मुकदमा चलाया। पहला मुकदमा, डेनिश अखबार जायलैंड्स पोस्टन के ऑफिस में नाकाम हमले में मदद करने के लिए। दूसरा मुकदमा, प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा को पैसे देने के आरोप में। और तीसरा मुकदमा, मुंबई पर हमले की साजिश रचने में मदद करने के लिए। शिकागो की अदालत में मुकदमा तो चला, लेकिन जून 2011 में कोर्ट ने मुंबई पर हमले की साजिश रचने में मदद करने वाले मुकदमे से राणा को बरी कर दिया, लेकिन पहले और दूसरे आरोप में उसे दोषी करार दिया गया। मुंबई हमलों में राणा को बरी किया जाना भारत सरकार के लिए एक शौक की तरह था। तब भारत सरकार ने अपनी कोशिश शुरू की है। बाकी 2 मुकदमों में 2013 में राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई। फिर 2020 में राणा कोविड पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। भारत के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मोदी सरकार ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया। सरकार के निर्देश पर एनआईए ने अमेरिका से कहा कि तहव्वुर राणा के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जो 26/11 के मुंबई हमलों में उसकी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। जैसे ही राणा जेल से रिहा हुआ, वैसे ही तुरंत भारत सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की याचिका अमेरिका के सामने रख दी। मोदी सरकार की इस याचिका को अमेरिका का साथ मिला और तहव्वुर राणा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राणा के प्रत्यर्पण पर अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा भारत में हत्या, टेरर अटैक की साजिश रचने और टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहने का आरोपी है।
कोर्ट का यह फैसला भारत अमेरिका के बीच हुई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की सभी कंडीशंस पर फिट बैठता है। लिहाजा 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद खुद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। राणा ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक रोना धोना किया, लेकिन हर जगह नाकाम रहा और फाइनली अब वो भारत की एनआईए के कब्जे में है। संभव है कि एनआईए तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में पेश करेगी और राणा से पूछताछ करने की इजाजत मांगेगी। यानी राणा एनआईए के सवालों के घेरे में होगा और ना जाने वो किसके किसके नाम की उल्टी करेगा। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट पर हम यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और हां, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।